dear students. In this video, we are going to discuss about the numericals which are shared in the thermal properties of matter. अब thermal properties अगर चैप्टर की बात करें वहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है आपके पास ज़रूर एंड कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व नहीं है. तो जो एग्जांपल सॉल्व नहीं है वो एग्जांपल्स हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो चलो स्टार्ट करते. ये रहा टेक्स्ट बुक का पीडीएफ. यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज का पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था. देखिए ये फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है ये. अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डेफिनेटली यही क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं किया गया है. क्वेश्चन है लेकिन आपके सामने. चलो क्वेश्चन एक एक करके रीड करता हूँ आपके सामने. A glass flask has a volume of 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. It is filled with a liquid at 30 degrees Celsius. If the temperature of the system is raised to 100 degrees Celsius, how much of the liquid will overflow? So कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा ये जानना है हमें. तो बेसिकली हमें पता करना है कि कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है लिक्विड का, ये हमें जानना है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. इसमें डेटा और भी दिया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁵ एंड लिक्विड का जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट दिया है दैट इज 75 इंटू 10⁻⁵. अब चलो जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे आगे हम लोग टैकल करेंगे. मैं ओपन करता हूँ मेरा वाइट स्क्रीन. पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ. यहाँ पर डेटा लिखते हैं. अब सबसे पहली बात, इन्होंने वॉल्यूम जो है वो कितना बोला था. अब वॉल्यूम ग्लास फ्लास्क का वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम उन्होंने बताया था 10⁻⁴ मीटर क्यूब. सो 10⁻⁴ मीटर क्यूब ये इनिशियल वॉल्यूम है लिक्विड के लिए एज वेल एज हमारे ग्लास के लिए भी. ओके. अब उसके बाद उन्होंने बताया कि इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड को भर दिया गया था. इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम और फ्लास्क का इनिशियल वॉल्यूम दोनों सेम है. एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया. सो T1 का वैल्यू इज 30 डिग्री सेल्सियस. T2 is equal to 100 degrees Celsius. That means the change in temperature is equal to 70 degrees Celsius. Okay. Now what they are asking is how much is the how much of volume has been spilled out. मैं चलो इसको V डैश करके नाम दे देता हूँ. ओके, V डैश. ठीक है. अब डेटा में और भी चीज़ें दिए हैं. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है. किसका? दोनों का दिया है. लिक्विड का भी दिया है, मतलब हमारे हाँ लिक्विड का भी दिया है और उसके अलावा ग्लास का भी दिया है. सो ग्लास लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है 75 इंटू 10⁻⁵ ऐसा दिया हुआ है. 175 जैसा लग रहा है राइट. 75 इंटू 10⁻⁵ एंड ग्लास का जो दिया है that they have given it as 1.2 into 10⁻⁵. दोनों का SI यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स. डिग्री सेल्सियस इनवर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. अब चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम पहले हम लोग ये काम करते हैं. लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं. चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा गैमा ऑफ लिक्विड, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. ओके, ये तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. अब गैमा ऑफ लिक्विड क्या है भाई? इट्स 75 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है भाई? 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 70. ये -5 -4 कुल मिलाकर हो जाएगा -9. इसमें से एक ज़ीरो काटेंगे तो हो जाएगा -8. तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो होता है वो 525 इंटू 10⁻⁸ होता है. ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं -8 के फॉर्मेट में. सो दिस विल बी इन मीटर क्यूब. ये था चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास. ग्लास का फ्लास्क. ओके, सो गैमा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. गैमा ऑफ ग्लास कितना है भाई? दे हैव गिवन इट एज 1.2 इंटू 10⁻⁵ multiplied by initial volume is 10⁻⁴ multiplied by change in temperature is 70. अब 1.2 multiplied by 7 ये आएगा करीब करीब 8.4 या 8.4 इंटू ये कुल मिलाकर 10⁻⁸.
इतना मिलेगा आपको मीटर क्यूब। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। अब आपको क्या पता करना है, कितना स्पिल हो गया। सी इसका मतलब क्या पता है, लिक्विड जो है ना इतने से बढ़ गया, लेकिन ग्लास के अंदर का वॉल्यूम है ना सिर्फ इतना ही बढ़ा। तो जो भी एक्स्ट्रा बड़ा होगा वो बाहर की तरफ स्पिल हो गया रहेगा। सो वी डैश इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड कितना बड़ा एंड ग्लास कितना बड़ा। सो इट इज बेसिकली 525 माइनस 8.4। एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ को मैं कॉमन निकालता हूँ। अब ये 525 माइनस 8.4 अगर आप करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 516.6 into 10⁻⁸ मीटर क्यूब, एंड दैट विल बी योर आंसर। इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड स्पिल हो गया बाहर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट सम की तरफ। फर्स्ट सम होने के बाद वी विल बी टैकलिंग विद द सेकंड सम। अब सेकंड सम से कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन। Here are second sum, which will require more energy, heating 2 kg block of lead by 30 Kelvin or heating 4 kg block of copper by 5 Kelvin. Specific capacity of lead भी दिया हुआ है एंड कॉपर भी दिया हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, वन बाय वन डेटा लिखते हैं। सबसे पहली बात, मास ऑफ लेड इज हाउ मच, 2 kg. Mass of copper is how much, 4 kg. Okay, change in temperature in lead is 30 Kelvin. Change in temperature in copper is expected to be 5 Kelvin. Now specific capacity of lead is given as 128 joule per kg Kelvin, and specific capacity of copper is given as 387 joule per kg Kelvin. अब चलो इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन होगा ये। इट्स एक्चुअली सिंपल प्रोसीजर। सो इट्स लाइक बेसिकली हमें किसका हीट ज़्यादा है ये पता करना है। ठीक है भाई, पहले हम पता करते हैं कि इस पे कितना हीट लगता है। तो हीट का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज बेसिकली हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर डिग्री rise in temperature. That means heat required will be equal to mass into specific capacity multiplied by rise in temperature. बस बात खत्म। तो पहले हमें काम करेंगे, हीट रिक्वायर्ड बाय लेड निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मास ऑफ लेड डालेंगे, दैट इज 2। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लेड डालेंगे, दैट इज 128 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लेड डालेंगे, दैट इज 30। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 128 आएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 128 इज 7680। ओके, यहाँ पर आएगा जूल। दिस इज हीट रिक्वायर्ड इन हीटिंग लेड। अभी सेम स्टोरी हमें क्या करना है, कॉपर के लिए भी यूज करना है। सेम वे एम एस डेल्टा टी। मास ऑफ कॉपर लिख लीजिए, मास ऑफ कॉपर दे हैव सेड इट एज 4। एस ऑफ कॉपर दे हैव गिवन दिस वैल्यू एज 387 multiplied by delta T of copper is 5. So 4 into 5 is 20. 20 multiplied by 387 will be 7740 joule. This is copper. इन दोनों में से आप देखोगे कॉपर को हीट करने में ज़्यादा हीट लगा एज कम्पेयर टू लेड को हीट करने के लिए। सो योर आंसर इज कॉपर। कॉपर इज योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम, सो आई विल शेयर द टेक्स्ट बुक विद यू गाइस। So here is the textbook. Specific latent heat of vaporization of water is given as 2.26 into 10 to 6 joule per kg. Calculate the energy needed to change 5 gram of water into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। सो ऑलरेडी वो 100 डिग्री सेल्सियस में है, उसको सिर्फ हमें वेपराइज करना है इस बार। एंड आप तो जानते हो कि लेटेंट हीट जो है ना वो वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, दैट इज अपना फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एनीवे, सो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। पहले जो डेटा लिखा है वो लिख लेता हूँ मैं। सो उन्होंने बोला है कि लेटेंट हीट जो है दैट इज 2.26 into 10 raised to 6 जूल पर केजी, इतना दिया है।
एंड मास जो हमें कन्वर्ट करना है दैट इज वाटर से लेकर वेपर वेपर में दैट इज 5 ग्राम्स दे ऑफ गिवन। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डाल दूंगा तब जाके वो केजी में हो जाएगा। व्हाट दे आर आस्किंग इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। अब आप तो जानते हो कि भाई जो लेटेंट हीट होता है वो एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास होता है इन ऑर्डर टू वेपराइज। दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज विल बी इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। बस मास डाल दीजिए दैट इज 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट डाल दीजिए 2.26 इंटू 10⁻⁶। अब क्या होगा सॉरी 5 × 2.6 मिलेगा आपको 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और +6 कुल मिलाकर हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा आपका एनर्जी। ओके सो ये एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा इन जूल एंड दैट्स योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव आपका लिख के हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। मैं बॉर्डर वगैरह बना देता हूँ फोर्थ सम सॉल्व करने के लिए। ये रहा अपना फोर्थ सम। चलो आप क्वेश्चन तो पहले देख लेते हैं भाई। ये रहा फोर्थ सम। A metal sphere cools at a rate of 0.05 degrees Celsius per second when its temperature is at 70 degrees Celsius, and at the rate of 0.025 degrees Celsius per second when its temperature is at 50 degrees Celsius. Determine the temperature of the surroundings and final rate of cooling when the temperature of the metal sphere is at 40 degrees Celsius. ये काम करते हैं भाई, ये पूरा का पूरा डेटा वन बाय वन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई इसको क्या करना है करके। सबसे पहली बात जान लीजिए ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक सम है। रेट ऑफ कूलिंग इनिशियली दिया 0.05 at 70 डिग्री सेल्सियस। सो रेट ऑफ कूलिंग इज वो भी डिग्री सेल्सियस पर मिनट है। सो डी थीटा, थीटा स्टैंड फॉर टेम्परेचर, डी थीटा अपॉन डी टी फर्स्ट केस में जो दिया है दैट दे हैव गिवन इट एज 0.05 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में इतना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ओके अब उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर थीटा वन जो दिया है दे हैव गिवन इट एज 70 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ऐसा कम हो रहा है। एंड सेकेंड रेट ऑफ कूलिंग जो उन्होंने दिया है डी थीटा बाई डी टी टू, ये इन्होंने दिया है 0.025 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ओके एंड ये कौन से टेम्परेचर पे है बोला है इन्होंने, ये इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ठीक है मान गए, इसको थीटा टू बुला लूंगा मैं। अब पूछा क्या इन्होंने सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है पूछा, दैट मीन्स थीटा नॉट पूछा है। एंड देन उन्होंने पूछा है कि अगर अगर थीटा थ्री का वैल्यू 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है, देन व्हाट दे आर आस्किंग इज कि भाई उसका रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा। चलो ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। पहले इन दोनों केसेस को ले लेते हैं। अब ये रेट ऑफ कूलिंग का फंडा तो आप जानते ही हो, रेट ऑफ कूलिंग इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग थीटा माइनस थीटा नॉट। ओके थीटा इज बॉडी टेम्परेचर माइनस थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। अब एक काम करता हूँ, ये जो है ना ये फर्स्ट के लिए भी है ना, सिमिलरली ये सेकंड के लिए भी होगा। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों केसेस को मैं आपस में डिवाइड करके देख लेता हूँ। डी थीटा बाई डी टी टू जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा टू माइनस थीटा नॉट। तो एक काम करता हूँ इन दोनों को डिवाइड ही कर लेता हूँ सीधा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी वन अपॉन डी थीटा बाई डी टी टू इज इक्वल टू ऊपर रहेगा थीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन नीचे रहेगा थीटा टू माइनस थीटा नॉट। ओके उसके बाद डी थीटा बाई डी टी ऊपर वाले के लिए डाल दूंगा 0.05, नीचे के लिए डाल दूंगा 0.025 इज इक्वल टू थीटा वन का वैल्यू है 70 माइनस थीटा नॉट अपॉन 50 माइनस थीटा नॉट। ओके इन दोनों को कैंसिलेशन कर देंगे तो ऊपर टू बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर मिलेगा 100 माइनस टू थीटा नॉट इज इक्वल टू 70 माइनस थीटा नॉट। ये उस तरफ लेके जाएंगे यहाँ पर थीटा नॉट मिलेगा, 70 को इस तरफ लेके आएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ये मिल गया हमें सराउंडिंग टेम्परेचर, पहले सवाल का जवाब मिल गया। अब चलो दूसरे सवाल के जवाब के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेम स्टोरी वापस रिपीट करना पड़ेगा। दैट इज डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पर नीचे लिखने के लिए थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। एक काम करता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बनाकर इधर साइड में लिख देता हूँ। दैट इज डी थीटा बाई डी टी वन अपॉन इस बार में डी थीटा बाई डी टी
या फिर 1 की जगह पे 2 ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, ऐसी कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एक जैसे रहेंगे। डी थीटा बाई डी टी 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर आएगा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट अपॉन नीचे आएगा थीटा 3 माइनस थीटा नॉट। इस बार हमें थीटा नॉट पता है, ये नीचे वाला पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 0.025 अपॉन डी थीटा बाई डी टी थ्री इज इक्वल टू थीटा टू कितना है भाई, थीटा टू 50 है और थीटा नॉट का वैल्यू 30। 50 माइनस 30 ऊपर आएगा 20, इधर दिस इज थीटा थ्री इज 40, 40 माइनस 30 नीचे आएगा 10। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर 2 बचेगा, ये 2 को नीचे लेके आना, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। डी थीटा बाई डी टी थ्री विल बी इक्वल टू 0.025 upon 2. Your final answer will be 0.0125. That is degrees Celsius per second. That's your final answer. Please pause the video and note it down. बढ़ते हैं next question की तरफ. I will share the next question, that is fifth question in front of you guys. Here are fifth question. The volume of a gas varied linearly with absolute temperature. Okay. Volume को temperature से vary किया है. If its pressure is held constant, suppose the gas does not liquefy even at very low temperatures. At what temperature the volume of gas will be ideally zero? तो ये तो theoretical question है. हमने सीखा है कि absolute zero पर ही वो volume या फिर pressure जो भी है वो zero हो सकती है. And that absolute zero temperature is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग जीरो केल्विन भी बुलाते हैं. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So dear students, let's proceed with the next sum, that is sum number 6. चलो मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ. Here is your textbook. In olden days, while laying out the rail for trains, a small gap used to be left between the rail sections to allow the thermal expansion. Suppose the rails are laid at room temperature of 27 degrees Celsius. If maximum temperature in that particular region is 45 degrees Celsius, the length of each rail region section is 10 meter. What should be the gap left given that alpha is given as 1.2 into 10 raised to minus 5 Kelvin inverse for the material of the rail section. Now, what they are expecting us to find, so basically उन्होंने क्या बोला है कि भाई रेल सेक्शन, मान लीजिए ये रेल पटरी है, ये रेल पटरी एक लगाया, दूसरा पटरी उसके बाजू में है, ये एक, ये ऐसे दो रेल पटरीज लगा दिए. ओके, अब सीधी सी बात है, ये 10 मीटर का एक रेल पटरी है. ओके, एंड देन उसके बाद दूसरा रेल पटरी ना इमीडिएटली इसके जॉइंट पे नहीं लगाते हैं, अक्सर क्या होता है थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, उसके बाद ही लगाते हैं. ये गैप क्यों लगाते हैं पता है, गर्मी के मौसम में ये थोड़ा लंबा हो जाता है और ये गैप फिल कर देते हैं दोनों रेल्स मिलाकर. अब सवाल ये है कि भाई ये गैप कितना छोड़ना चाहिए, एक रेल के लिए कितना छोड़ना चाहिए. ओके, तो ऐसे हर एक रेल के लिए छोड़ेंगे तो सारे के सारे रेल्स को एक्सपांड होने के लिए जगह मिल जाता है. सो द डेटा विच दे हैव गिवन इज इनिशियल लेंथ इज गिवन एज 10 मीटर. ओके, initial temperature is 25, final temperature is 27, and final temperature is 45. So the change in temperature is 45 minus 27, final minus initial, that is nothing but 18 degrees Celsius. And alpha का वैल्यू उन्होंने दिया है 1.2 into 10 raised to minus 5 Kelvin inverse. What they are asking कि भाई ये रॉड कितना बड़ा होगा ताकि गैप गैप का वैल्यू भी हमें पता चले, गैप फिल हो. ओके, सो चेंज इन लेंथ उन्होंने पूछा है. चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. इनिशियल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 10, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 18. 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इज 10 रेज टू माइनस 4. 18 into 1.2 will be 21.6 into 10 to minus 4. अब यहाँ पर like obviously this is in meters. This will be your correct answer. इसको अगर हम लोग ने मीटर्स में रखा तो, अगर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to minus 3 मिलकर आपका मिलीमीटर बन जाएगा. फिर -1 जो बचेगा वो इसके साथ जोड़ के डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे तो 2.16 मिलीमीटर होगा आपका आंसर. So this will be your answer. I believe I'm clear. Please pause the video and note it down. आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, दैट इज सम नंबर 7. मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं. ये रहा सम नंबर 7.
A blacksmith fixes iron ring on the rim of a wooden wheel of a bullock cart. The diameter of the wooden rim and the iron ring are 1.5 and 1.47 respectively at room temperature of 27 degrees Celsius. To what temperature the iron ring should be heated so that it can fit the ring? अल्फा का वैल्यू दिया है. सो इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फाइनल टेम्परेचर पूछा है उन्होंने. सो बेसिकली उन्होंने बोला है कि इनिशियल लेंथ उसका जो है 1.47 है, बट हम चाहते हैं कि उसको ये रिम रिम मतलब क्या होता है, आउटर सर्कमफ्रेंस, ये रिंग को उस रिम के अंदर फिट करना है. मतलब 1.5 से थोड़ा नीचे रहना, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 होगा तब जाके वो एक दूसरे के साथ पैक बैठेंगे. अदरवाइज क्या होगा, आप तो जानते ही हो कि देखो यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. ये आउटर कवरेज होगा, ये अभी 1.47, मतलब उसके बीच में गैप होगा. गैप की वजह से क्या होगा, स्लिप हो सकता है. लेकिन अगर मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 के सेम रेडियस या सेम डायमीटर से फिट करवा दिया, ऑलमोस्ट, तो क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, ताकि वो एकदम अंदर पैक हो जाए, ताकि वो निकल के बाहर ना निकले. तो ये पैकिंग वाले इफेक्ट के लिए हम लोग को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.47 को 1.5 तक करीब करीब लेके आना पड़ेगा. ओके, अभी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5, मतलब फाइनल लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5. ठीक है, लेट मी ट्राई इट आउट, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज द सेवेंथ प्रॉब्लम. अब यहाँ पर इन्होंने सीधी सी बात है, द चेंज इन लेंथ विच वी आर एक्सपेक्टिंग इज 1.5 माइनस 1.47, दैट इज नथिंग बट 0.03 मीटर. ये होगा चेंज इन लेंथ. इनिशियल लेंथ उसका क्या है भाई, 1.47 जैसे कि उन्होंने दिया है. सो आयरन रिंग का लेंथ उन्होंने दिया इनिशियली 1.47. इनिशियल टेम्परेचर दे हैव गिवन इट एज 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 27 प्लस 273 केल्विन, कुल मिलाकर 300 केल्विन. ये होगा आपका इनिशियल टेम्परेचर. देन उसके बाद फाइनल टेम्परेचर, हाँ फाइनल टेम्परेचर को फाइंड करना है हमें. देन अल्फा का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵, 1.2 into 10 raised to minus 5 Kelvin inverse. So what they're asking is basically final temperature. Okay, ठीक है, let's try to find it out. हमें पता है कि alpha is equal to change in length upon original length multiplied by change in temperature. इसमें से change in temperature, that is T2 minus T1 is equal to change in length upon original length multiplied by alpha. And then ये T1 को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ, therefore T2 will be equal to change in length upon original length multiplied by alpha plus T1. तो इस तरह आपको सॉल्व करके T2 फाइंड करना है. लेट्स ट्राई टू फाइंड. अब ये चेंज इन लेंथ का वैल्यू 0.03, या फिर आई विल राइट इट एज 3 इंटू 10⁻⁻² अपॉन ओरिजिनल लेंथ का वैल्यू है 1.47 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵ प्लस 300. इन दोनों को अगर कैंसिल कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा. इन दोनों को अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4. सो 1.47 को 0.44 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 6 में से 3 छोटा तो 1/5.88 into 10⁻³ okay, that is 1000 plus 300. ओके, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली 5.88 नहीं आएगा, इट इज 0.588 टू बी प्रिसाइज. ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके उसको इसके साथ ऐड करना है. इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलता है 1700.7 प्लस 300, दैट इज 1700.7 में, तो ये हो जाएगा 2000.7. ये हो जाएगा केल्विन में. सो आपको फाइनल टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो दिस इज योर आंसर. डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू बाय 273.
So 2000.7 minus 273 will give you in your answer in degrees Celsius. So that will become 1727.7 degrees Celsius. That is also correct answer. Please pause the video and note it down. I believe हो गया आपका. बढ़ते हैं next problem की तरफ. That is sum number 8. First of all, let's see what the question has for us. Here is question number 8. In a random temperature scale x, water boils at 200 degree x and freezes at 20 degree x. So 220. Okay. Find the boiling point of a liquid in this scale if it boils at 62 degree Celsius. So basically उन्होंने बोला कि 62 degree Celsius को उस पर्टिकुलर स्केल में कन्वर्ट करना है. तो इफ यू रिमेंबर यहाँ पर स्केल कन्वर्जन का एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो टी सी माइनस जीरो अपॉन 100 इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, टी एफ माइनस 32 अपॉन 180. 180 बेसिकली क्या था उसका, ये 212 माइनस 32 था वो. सो 212 माइनस 32 था वो. सो दिस वाज बॉइलिंग पॉइंट इफ यू रिमेंबर, दिस वाज फ्रीजिंग पॉइंट इफ यू रिमेंबर. ओके, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, एंड दिस वाज आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट. सो यही लॉजिक को यूज करके हाँ उन्होंने जो नया स्केल दिया ना वो नया स्केल यूज करते हैं. सो टी एक्स इज द न्यू स्केल माइनस फ्रीज. इधर क्या लिखना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है. फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना है उन्होंने खुद ही बताया कि वो 20 पर है. ठीक है भाई, 20 पर है. एंड देन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना है. बॉइलिंग पॉइंट इज एट 200 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज एट 20. सो टी सी माइनस जीरो अपॉन 100 और ये इन दोनों का अगर इक्वेट करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा. तो टी सी अपॉन 100 is equal to Tx minus 20 upon 180. So इसको बेसिक कैंसिलेशन अगर करेंगे यहाँ पर टी सी का वैल्यू भी उन्होंने दिया है. हाँ, टी सी का वैल्यू भी तो एक्चुअली दिया है, तो वो भी तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. द वैल्यू दे हैव गिवन इट एज 62. ओके, अब इसमें बेसिक कैंसिलेशन करने की कोशिश करने हैं हमें. ये 9 टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. अब 62 मल्टीप्लाइड बाय 9 एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ 5 पी एक्स माइनस 5 इंटू 20 इज 100. सो ये आएगा 558 माइनस 100 इस तरफ आ जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50. सो दिस विल गिव मी टी इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 658 अपॉन टी मीन्स टी एक्स. ओके, डू नॉट फॉरगेट, अपॉन 5, which will be equal to 131.6 degree x. That's your answer. Please pause the video and note it down. So let's proceed with the next problem, that is sum number 9. Here is the partition, sum number 9 it is. Question देखते हैं भाई पहले. A gas at 900 degrees Celsius is cooled until both its pressure and volume are halved. Calculate its final temperature. बढ़िया एकदम. इनिशियल टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस दिया है. डेटा में सिर्फ इतना ही दिया है कि फाइनल प्रेशर जो होती है, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर अपॉन 2. सिमिलरली फाइनल वॉल्यूम जो है वो है इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 2. ठीक है भाई. एंड ये टेम्परेचर का वैल्यू क्या दिया है, इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन एज 900 डिग्री सेल्सियस है ना, तो उसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, प्लस 273. दैट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 1173 केल्विन. ठीक है. अब हम तो जानते हैं कि भाई पीवी जो होती है वो इज इक्वल टू एनआरटी होती है. दैट मीन्स पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. इसका मतलब पी फाइनल, वी फाइनल अपॉन पी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल. अभी चलो वैल्यूज डाल देते हैं. ये पी एफ इज इक्वल टू पी आई अपॉन 2 है ना, पी आई का हाफ है. तो पी आई को अगर नीचे लेके आएंगे, तो पी आई को अगर नीचे लेके आएंगे यहाँ से काट के, तो इट्स बेसिकली पी एफ अपॉन पी आई इज इक्वल टू 1/2. ये चीज़ ध्यान में रखना. ओके, सिमिलरली यहाँ से भी अगर काट के मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1/2. तो इसकी जगह पे 1/2, इसकी जगह पे 1/2, तो यहाँ पर आई राइट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू टी एफ फाइनल टेम्परेचर. दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू फाइंड. Upon initial temperature is 1173. So finally
my final temperature becomes 1173 upon 4. The answer, when you will calculate the answer, you'll be getting it as 293.3 Kelvin. ये होगा आपका फाइनल आंसर. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10. पहले क्वेश्चन देखते हैं. An aluminum rod and iron rod shows 1.5 meter difference in their lengths. Okay, when heated at all temperature. Oh, मतलब कोई भी टेम्परेचर पर उनका जो डिफरेंस इन लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर. मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वैसे ही है और सारे टेम्परेचर पे वैसे ही है. एनीवे, उन्होंने आगे क्या पूछा, व्हाट आर देयर लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज 24.5 into 10 to minus 6 for aluminum and for iron it is 11.9 into 10 to minus 6. ओके, पहले डेटा लिख के लेना पड़ेगा भाई. सो या, सो उन्होंने आयन और एल्यूमिनियम तो बोला. सो दिस इज लेट मी से दिस थिंग इज लेंथ ऑफ आयन माइनस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, ये आयन वन, वन स्टैंड्स फॉर इनिशियल. इनिशियल मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड ये रहा फाइनल लेंथ ऑफ आयन एंड लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम. फाइनल मतलब T डिग्री सेल्सियस. T डिग्री सेल्सियस इन दोनों पे, दोनों केसेस में उनका डिफरेंस कितना बोला था, इट वाज 1.5 मीटर. ठीक है, मतलब इट इज कांस्टेंट बेसिकली. अब एक काम करते हैं, नाउ वी आर वेरी वेल अवेयर. ठीक है, ये तो इनिशियल है भाई. ओके, तो इसको ऐसे रखता हूँ, लेंथ आई इनिशियल माइनस एल एल्यूमिनियम इनिशियल. अभी ये तो फाइनल लेंथ है, दिस इज आयन का लेंथ, फाइनल लेंथ है ना. सो फाइनल लेंथ में, फाइनल लेंथ को मैं लिख सकता हूँ. ये चीज़ आप एक फॉर्मूला में आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर. द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इज फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये सेम अल्फा के फॉर्मूला से ही निकला हुआ फॉर्मूला है. सब्सटीट्यूट कीजिए यहाँ पर. सो आयन का इनिशियल लेंथ. ओके, ठीक है, अगर मैंने इधर ब्रैकेट भी अगर ओपन कर दिया तो इट विल लुक लाइक, मैं ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. इनिशियल लेंथ प्लस अल्फा इनिशियल लेंथ डेल्टा टी. ओके, तो यहाँ पर भी वही करता हूँ. इनिशियल लेंथ एल आई टी की जगह पर लिखूंगा एल आई ओ प्लस अल्फा एल आई ओ डेल्टा टी. ये होगा हमारा सिर्फ आयन के लिए. ये जो ऊपर वाला आयन है ना, सिर्फ उसी का सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ मैं. माइनस नीचे अभी एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूशन मैं अलग से बता रहा हूँ. फॉर दिस सेम टू सेम फॉर्मूला इधर भी रिपीट होगा. इनिशियल एल्यूमिनियम का इनिशियल लेंथ प्लस अल्फा. हाँ भाई, तो ये अल्फा जो है ना, आयन का अल्फा है और ये एल्यूमिनियम का अल्फा, दोनों अलग अलग है. लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. ये सेकंड वन के लिए. ओके, अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, एल आई ओ कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल ए एल ओ मतलब एल्यूमिनियम का इनिशियल लेंथ एंड यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का इनिशियल लेंथ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर आपके पास बचेगा जीरो. एक काम करते हैं, ये नेगेटिव वाले को ना दूसरे तरफ भगा देते हैं. सो दैट विल गिव मी अल्फा एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ऑब्वियसली इनिशियल लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू RHS में बचेगा अल्फा आयन इनिशियल लेंथ ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. अब ये चेंज इन टेम्परेचर दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अल्फा के वैल्यूज आपको पता है. अब अल्फा का वैल्यूज एक एक करके डालते हैं. अल्फा एल्यूमिनियम, सो इट्स लाइक मैं काम करता हूँ, LAL नॉट इज इक्वल टू, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाता हूँ, अल्फा आई अपॉन अल्फा AL मल्टीप्लाइड बाय LI नॉट. अब अल्फा आई का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में देखकर. सो अल्फा आई का वैल्यू उन्होंने दिया 11.9 into 10 to minus 6. सो आई सब्सटीट्यूट द अपर वैल्यू एज 11.9 into 10 to minus 6 अपॉन अल्फा ए एल का वैल्यू दिया है 24.5 into 10 to minus 6. 24.5 into 10 to minus 6 into एल आई मतलब आयन का लेंथ. ओके, यहाँ पर 10 to minus 6 10 to minus 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब हमें एक रिलेशन मिला लेंथ ऑफ ए एल एंड लेंथ ऑफ आई के बीच में, ऐसा एक सर्टन फ्रैक्शन है करके हमें पता चल गया. बट दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर आंसर. ये हमें हमारा आंसर नहीं दे रहा है.
क्वेश्चन में पूछा है इंडिविजुअल लेंथ पूछा है दोनों का, मतलब आयन का भी लेंथ पूछा है और एल्यूमिनियम का भी लेंथ पूछा है, दोनों का लेंथ पूछा है। दैट मीन्स हमें दोनों का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये दोनों का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको तकलीफ होगा, बट इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट नॉट अ बिग डील बेसिकली। एक काम करते हैं, एल आई नॉट माइनस एल ए एल नॉट इज इक्वल टू 1.5 का उन्होंने डेटा दिया है, तो उसको कंसिडर करते हैं। एल आई नॉट माइनस एल ए एल नॉट इज इक्वल टू 1.5। अब क्या करेंगे, एल ए एल की जगह पे ये फ्रैक्शन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट मीन्स एल आई नॉट माइनस, एक काम करता हूँ, अभी से ये नॉट नॉट लिख के बोर हो गया, मैं डायरेक्टली एल आई लिख लेता हूँ। एल आई माइनस ये फ्रैक्शन डाल देता हूँ मैं, दैट इज 11.9 अपॉन 24.5 मल्टीप्लाइड बाई एल आई इज इक्वल टू 1.5। अब क्या करता हूँ मैं, एल आई को कॉमन निकालता हूँ, कॉमन निकालने का बचेगा 1 माइनस 11.9 अपॉन 24.5 इज इक्वल टू 1.5। अब इसका एलसीएम निकालता हूँ मैं, दैट इज एल आई, यहाँ पर आएगा 24.5 माइनस 11.9, दैट विल गिव यू 24 माइनस 12 रहता है 12, ये 0.5 और 1 तो 12.6 आएगा आपका आंसर यहाँ पर न्यूमरेटर पे। एंड देन इधर नीचे आएगा आपके पास 24.5, ओके, इज इक्वल टू 1.5। बाकी तो आप जानते ही हो, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट इसको ऊपर लेके जाना, इसको नीचे लेके आना है, फिर हो जाएगा काम। ऐसे सॉल्व करने का फाइनली आपका आंसर आएगा 2.917। ये होगा आपका लेंथ ऑफ आयन इन मीटर्स। एक बार ये मिल गया ना, दूसरा मिलना तो कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको क्या करना है, 1.5, मतलब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, दैट इज 1.5। ओके, यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। सो आई जस्ट ड्रॉ दिस पार्टीशन फॉर यू गाइस। मेरा मेरा पार्टीशन, मुझे एक आंसर तो ऑलरेडी मिल गया, मुझे दूसरा आंसर निकालना है अभी। अगेन एल आई माइनस aluminium is equal to 1.5. That means length of aluminium will be equal to length of iron minus 1.5. Length of iron is 2.917 minus 1.5. That will give you 1.417 meter. This will be the length of aluminium. And that's your final answer. Please pause the video and note it down, my dear children. So dear children, next हम लोग देखेंगे sum number 11. Let's see what is waiting for us in the question. Sum number 11. What is the specific heat of a metal of 50 if 50 calorie of heat is needed to raise 6 kg of the metal from 20 degree Celsius to 62 degree Celsius? अब एक काम करते हैं, डेटा एक एक करके लिख लेंगे हम लोग। पहले चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लिखा है उन्होंने, 20 से लेकर 62 तक। दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर इज 62 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 20, ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कितना हीट लगेगा ये भी बताया है। दे हैव गिवन अस द अमाउंट ऑफ हीट एज 50 कैलोरी। उसके बाद उन्होंने बताया है मास भी तो बताया है उन्होंने, मास इज इक्वल टू 6 kg। द क्वेश्चन बेसिकली इज व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पर चलो, आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट अपॉन मास मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट कितना है भाई, उन्होंने बताया 50 कैलोरी है ना, तो आंसर भी कैलोरी में आएगा। मास कितना है 6 kg एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है 42। ओके, बेसिकली आपको 50 को डिवाइड करना है 42 से वगैरह, तो ये आंसर मिल चुका 0.198। यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या था 50 कैलोरी था ना, अपॉन के जी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट करो या डिग्री सेल्सियस से डिनोट करो, इट इज गोइंग टू बी वन एंड द सेम। ओके, आई बिलीव आई एम क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आई बिलीव आप लोगों का हो गया ये। आफ्टर 11th प्रॉब्लम वी विल बी प्रोसीडिंग विद द 12th प्रॉब्लम। सो हियर आई हैव द 12th प्रॉब्लम। 12th प्रॉब्लम में देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है। Here is the question. The rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degrees Celsius is 1500 calorie per second.
फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। So the temperature difference they have given is basically 30 degrees Celsius. Okay, and उन्होंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का वैल्यू दिया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q बाई टी, या फिर मैं उसको हीट करंट भी बुला सकता हूँ। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीट करंट। दे हैव गिवन इट एज 1500 कैलोरी पर सेकेंड। इतना उन्होंने दिया है। Now what are they expecting us to find? They are expecting us to find the thermal resistance. थर्मल रेजिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। बड़ा ही सिंपल है। सो मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी याद दिलाया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू यूज टेम्परेचर डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यू हैव टू यूज हीट करंट। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यू हैव टू यूज थर्मल रेजिस्टेंस। सो ये फॉर्मूले के रेफरेंस में से आपको ये यूज करना है। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, बाय द वे thermal resistance find करना है। That is nothing but change in temperature upon heat current. Change in temperature is given as 30, heat current is given as 1500. Okay, basic cancellations कर देंगे हम लोग यहाँ पर, या फिर ज़ीरो कैंसिल करने से अच्छा ये 1500 जार एंड ये 15 टू जार, दैट मीन्स 0.02 विल बी योर आंसर। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऊपर का क्या था, डिग्री सेल्सियस केल्विन, जो लिखना लिखो, इट इज आफ्टर ऑल चेंज इन टेम्परेचर। एंड हीट करंट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कैलोरी पर सेकेंड, इसके नीचे का सेकेंड जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो डिग्री सेल्सियस और सेकेंड जो है बाजू बाजू में रहेगा, अपॉन कैलोरी रहेगा। दिस विल बी योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव हो गया सभी का। आफ्टर 12th प्रॉब्लम वी विल बी प्रोसीडिंग विद द 13th प्रॉब्लम। चलो देखते हैं 13th प्रॉब्लम का क्वेश्चन। ये रहा नीचे की तरफ 13th प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ये रहा इन 13th प्रॉब्लम। इन इलेक्ट्रिक केटल takes 20 minutes to heat a certain quantity of water from 0 degree Celsius to the boiling point, मतलब 100 degree Celsius. सो टाइम लगा 20 मिनट। ओके बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स 90 minutes to turn all the water at 100 degree Celsius into steam. Find the latent heat of vaporization. The specific heat capacity of water is given as 1 calorie per gram per degree Celsius. ठीक है, अब फाइंड करते हैं क्या स्टोरी है इसका, देखते हैं। पहले मैं इसका डेटा तो पूरा ट्रांसफर कर लेता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले उन्होंने दिया है इट टेक्स 20 मिनट्स टू हीट। ओके, टेम्परेचर कहाँ से, द चेंज इन टेम्परेचर इनिशियली इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहाँ तक लेके जाना था उसको, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो उसके लिए टाइम T1 कितना लगा भाई, 20 मिनट्स। 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। ये टाइम T1 लग गया। उसके बाद सेकंड केस में लेटेंट मतलब वेपराइजेशन करवाने के लिए जो टाइम लगा, दैट वाज 90 मिनट्स। 90 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स, ये लगा वेपराइज करवाने के लिए। अब उन्होंने पूछा लेटेंट हीट का वैल्यू क्या है, पूछा है, दैट मीन्स एल दे आर आस्किंग। एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये उन्होंने दिया है। ठीक है, अब लेटेंट हीट फाइंड करते हैं। यहाँ पर कैलोरी दिया, मतलब हम लेटेंट हीट भी कैलोरी के टर्म्स में ही फाइंड करने वाले हैं। इसको ऐसा ही उन्होंने कन्वर्ट करना, तो आप तो जानते हो कि 4.2 के फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिपेंड करता है आप किस तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कैलोरी टू जूल कन्वर्ट कर रहे हैं या जूल टू कैलोरी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एनीवे गोइंग फॉरवर्ड इन दिस केस हमें, चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे भाई। एक इलेक्ट्रिक केटल यूज किया तो उसका कुछ ना कुछ तो पावर रहेगा। अभी पावर का वैल्यू उन्होंने पता नहीं है, बट हम तो जानते हैं कि पावर इज बेसिकली व्हाट, एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टाइम। अभी चलो पहले हम लोग ना सिर्फ ना हीटिंग की बात करते हैं। ओके, हीटिंग की अगर बात करें तो थ्रू आउट तो पावर सेम ही रहेगा। तो हीटिंग के टाइम पे जो पावर यूज़ किया होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेपराइजेशन के टाइम पे भी उतना ही पावर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ और इसको मैं कंबाइन करता हूँ। वन थिंग, पावर ऑफ द केटल while heating will be equal to power of the kettle while vaporizing. हीटिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी लगा रहेगा T1। ओके, पावर इज बेसिकली व्हाट, वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। एंड वेपराइजेशन के टाइम पे भी कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी लगा होगा अपॉन T2। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
अब हीटिंग के टाइम पे जो हीट एनर्जी लगा रहेगा दैट इज नथिंग बट मास इनटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये तो आप जानते ही हो। अपॉन T1 टाइम। एंड वेपराइजेशन के टाइम पे जो स्पेसिफिक एनर्जी लगा रहेगा वो एनर्जी का वैल्यू लेटेंट हीट। सी वेपराइजेशन में क्या होता है, ये सेम फॉर्मूला नहीं यूज होता। लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला होता है, इट इज मास इनटू लेटेंट हीट अपॉन T2। तो बस वैल्यूज डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जगह पे डालूंगा मैं 1 किलो कैलोरी पर ग्राम ब्ला 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 जो भी है, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ग्राम के टर्म्स में कैलकुलेट हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर इज हाउ मच, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस अपॉन इनिशियल टाइम इज हाउ मच, 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स, L upon final, like second case में जो time लगा that is 90 multiplied by 60 seconds. This was the reason why I did not multiply these two values. ये values को multiply मैंने initially इसलिए नहीं किया कि I was under the expectation, ये hope से बैठा था कि भाई कहीं ना कहीं पे cancel हो रहा तो होने दो, हाल फिलहाल multiply नहीं करता, ऐसे सोचकर छोड़ दिया था। इन दोनों को काट सकते हैं हम लोग, इन दोनों को भी आपस में काट सकते हैं। ऐसे जब काटने के बाद हमें लेटेंट हीट का वैल्यू मिलता है 450। 450 यहाँ पर कैलोरी है, तो इसीलिए इट इज कैलोरी। ये ग्राम था, यहाँ पर मास, यहाँ पर ये जो ग्राम है ना, ये ग्राम मेंटेन था, तो कैलोरी नॉर्मली लेटेंट हीट का यूनिट होता है, इट इज एनर्जी पर यूनिट मास, तो यूनिट कैलोरी पर ग्राम आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई बिलीव हो गया आप लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। 13 के बाद 14 सम। 14 सम के लिए चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। Find the temperature difference between two sides of a steel plate of 4 centimeter thick. When heated, is transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalorie per minute per square meter at steady state. The thermal conductivity of steel is given as 0.026 kilocalorie per meter second Kelvin. So हमें फाइंड करना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ थिक प्लेट। ठीक है, मैं ये डेटा तो पहले लिख लेता हूँ भाई। एक थिक प्लेट है, एक थिक प्लेट है, तो यहाँ के और यहाँ के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता करना है। सो इन दोनों के बीच का अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता करना है, तो ये स्पॉट और ये स्पॉट के बीच का जो भी क्या बोलते हैं उसको डिस्टेंस रहेगा, उसको मैं मतलब थिकनेस जिसको हम बोल रहे हैं उसको मैं लेंथ बुलाऊंगा। बिकॉज हीट जो ट्रांसफर हो रही है यहाँ से एंट्री मारेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। एंड हमारी थ्योरी के हिसाब से हमने जो भी सीखा है, हमने इस तरह सीखा है कि जहाँ से एंट्री मारे मतलब जिस तरफ हीट ट्रैवल कर रही है उस तरफ को हम लोग लेंथ बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे पास रहता है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली। सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखते हैं उन्होंने डेटा में और क्या क्या दिया है। इन्होंने थिकनेस जो है 4 सेंटीमीटर बोला, मतलब ये जो थिकनेस है इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोल दिया भाई, लेंथ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सेंटी का कन्वर्जन 10⁻⁻²मीटर। ये हो गया लेंथ का वैल्यू। उसके बाद इन्होंने व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ, रेट मतलब इट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है इन जनरल, रेट ऑफ 400 किलो कैलोरी। चलो ठीक है, पहले मैं काम करता हूँ, रेट सुनते ही मैं लिखता हूँ एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू 400 किलो कैलोरी। उसके बाद आगे यूनिट खत्म नहीं हुआ है, पर मिनट, पर मिनट, ओके, पर मिनट एंड देन पर स्क्वायर मीटर। मतलब यहाँ पर ये लोग ने जब रेट बोला तो यहाँ पर नीचे नीचे स्क्वायर मीटर भी बोला है, स्क्वायर मीटर बोला है, मतलब यहाँ पर सिर्फ टाइम अकेला नहीं है, यहाँ पर टाइम के साथ एरिया भी है। तो क्यू के लिए कैलोरी है, टाइम के लिए मिनट है, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर है। अब इसको ना ये यूनिट मुझे ना कुछ ढंग का नहीं लग रहा, मैं काम करता हूँ इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सो क्यू अपॉन 80 विल बी इक्वल टू 400। ठीक है, किलो को तो मैं ऐसे ही रख देता, कोई टेंशन नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप भले उसको भी कन्वर्ट कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻³ डाल दीजिए कैलोरी, नीचे क्या है मिनट, एक मिनट बेसिकली 60 सेकेंड होती है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 60 सेकेंड, उसके बाद मीटर स्क्वायर। ये हो गया काइंड ऑफ एसआई यूनिट के फैमिली पे आ गया ये। चलो ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को भी कैंसिल करूंगा, 2 20 2 3 इतना मैं करके हाल फिलहाल के लिए आगे बढ़ता हूँ। आगे ज़रूरत पड़ने के हिसाब से मैं कैंसिलेशन करना रोकना जो भी है वो मैं कर दूंगा उस टाइम पर। हम सब वैसे ही, आप लोग भी वैसे ही प्रेफर करना हमेशा, ज़रूरत के हिसाब से कैंसिलेशन करो, ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है।
एनीवे आगे बढ़ता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज 0.026. सो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब आप जानते हो इट इज कैपिटल के, इट इज 0.026. ओके, और उसके यूनिट में क्या दिया हुआ है, किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन. दैट विल बी किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड केल्विन. इसमें से क्या समझ में आया, अगर यहाँ पर किलो कैलोरी यूज कर रहे हैं ना, तो मेरा सजेशन होगा यहाँ पर भी इसको किलो कैलोरी ही रहने दो, ताकि आपस में वो लोग बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे के साथ. ना बेसिकली उन्होंने पूछा है टेम्परेचर डिफरेंस. सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड डेल्टा टी. अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, हम तो जानते हैं कि भाई हीट करंट जो होती है, सी सिंपल सा फंडा, हीट करंट, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के ए, ये मैंने आपको सिखाया है. हम्म? इसमें से मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, डेल्टा टी फाइंड करना है, मतलब बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ लेके आते हैं. सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एच एल अपॉन के ए. अब एक एक करके डाल देते हैं. एच मतलब क्या होता है भाई, क्यू अपॉन टी. सो क्यू अपॉन टी तो है एच के साथ, एक काम करता है ये साइड वाले ए को भी जोड़ देता हूँ उसके साथ, मल्टीप्लाइड बाई ये ए आ गया, टी आ गया, फिर इसके बाद नीचे के भी रहेगा, एंड ऊपर क्या रहेगा एल. अब सब्सटीट्यूट करते हैं 1/n. क्यू बाई एटी की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 20/3 किलो कैलोरी. ओके वो तो है ही. ये न्यूमरेटर का किलो कैलोरी, इधर जो किलो कैलोरी यूनिट है न्यूमरेटर पे, वो के डिनोमिनेटर में भी तो किलो कैलोरी है ना, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. सो बिंदास रहिए. लेंथ का वैल्यू कितना दिया है, इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻². अपॉन के का वैल्यू विल बी 0.026. ओके, सो वंस यू कैलकुलेट देन आप एक काम कर सकते हैं, ये 10⁻² को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो 10⁻² हो जाएगा, जिस वजह से ये डेसिमल 2 बार आगे की तरफ बढ़ जाएगा. तो ऐसे आप डेसिमल को यहाँ पर लेके आ सकते हैं. तो ओवरऑल क्या होगा, 80/3 मल्टीप्लाइड बाई 2.6, जो आपको देगा 7.8. इन दोनों को डिवाइड करने पे आपको मिलेगा आंसर, इट विल बी समवेयर अराउंड 1.026 डिग्री सेल्सियस. इतने का डिफरेंस होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में. So I believe I'm very much clear. I request you guys to please make a note of it. So my dear children, बढ़ते हैं next problem की तरफ. After 14th one, we are going to deal with the 15th problem, which is actually the last problem of this chapter. ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. A metal sphere cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 6 minutes. Okay. How much time will it take to cool from 60 to 40 if the room temperature is 30? तो 80 से 60 तक 6 मिनट लगे, तो 60 से 40 तक कितना टाइम लगेगा ये पूछा. ठीक है, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ. पहले 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 पर आया इन हाउ मेनी मिनट्स, 6 मिनट्स. अब 60 से लेकर 40 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा. एंड रूम टेम्परेचर इज गिवन एज 30 डिग्री सेल्सियस. हर जगह डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में मैं बोलूँगा डी थीटा बाई डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा भाई, 80 - 60 होगा. पर यूनिट टाइम, टाइम कितना लगा भाई, 6 मिनट लगे. सो इट्स लाइक 20/6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट. ये होगा तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी वन. अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग एक थीटा तो होना चाहिए. फिर रिमेंबर न्यूटन्स लॉ में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज बेसिकली डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, या फिर आई शैल से इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट. मतलब अगर 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एक 1 होना चाहिए, 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर एक 2 होना चाहिए. तो थीटा 1 इज बेसिकली टेम्परेचर. अब 80 से 60 तक जब जा रही है तो यहाँ पर तो देखा जाए तो कोई भी टेम्परेचर ले सकता हूँ मैं. 80 ले सकता हूँ, 60 ले सकता हूँ, 62 ले सकता हूँ, 65 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ. बट हमें इतने सारे टेम्परेचर लेने का मार्जिन ही नहीं, हमें तो सिर्फ एक ही टेम्परेचर लेने का परमिशन है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, दैट इज 80 और 60 का एवरेज. दैट मीन्स थीटा 1 विल बी इक्वल टू 80 प्लस 60 अपॉन 2. दैट विल गिव यू 70 डिग्री सेल्सियस.
ठीक है, अब डी थीटा बाई डी थी टू का डेटा तैयार करते हैं। दैट विल बी, अब यहाँ से 60 से 40 तक जा रही है ना, सो इट विल बी 60 माइनस 40 अपॉन टी। इस बार टी हमें पता नहीं है, सो इट्स बेसिकली 20 बाई टी। एंड इसका करस्पॉन्डिंग थीटा टू क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, दैट इज 60 प्लस 40 अपॉन 2, दैट विल गिव यू 50 डिग्री सेल्सियस। ये है डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है भाई। I'm just making some boundaries. ये रहा। अब यहाँ पर हम रेशियोज बनाएंगे, सो डी थीटा बाई डी टी वन अपॉन डी थीटा बाई डी टी टू इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा टू माइनस थीटा नॉट। डी थीटा बाई डी टी वन कितना था, 20/6, ठीक है, 20/6 अपॉन डी थीटा बाई डी टी टू कितना है, 20/3, 20/3, ओके। थीटा वन कितना है, थीटा वन 70 है, थीटा नॉट कितना है, 30, तो दिस विल बी, इधर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, this will be 70, this will be 30, and second case में कितना है, 50, right? This will be 50, this will be 30, 70 minus 30 कितना होता है, 40, 50 minus 30 कितना होता है, 20। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ये दोनों 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब वन बाय वन डील करते हैं। बेसिकली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है, तो टी डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा, अपॉन 6 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इस तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टी का वैल्यू हो जाएगा 12 मिनट रहेगा। क्यों मिनट रहेगा, क्योंकि आपने जो भी क्वांटिटीज इसके पहले दिए थे डिग्री सेल्सियस पर मिनट, डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से लिए थे। Therefore योर आंसर विल बी 12 मिनट। मिनट्स में लिखना तो मिनट्स में लिख लीजिए, सेकंड्स में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे तो आपका सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसमें से हम लोग ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के 11th स्टैंडर्ड एचएससी महाराष्ट्र स्टेट सिलेबस टेक्स्ट बुक के सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग ने कवर कर दिए हैं। आई बिलीव ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल था आप लोगों के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपसे वापस मुलाकात करूंगा विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक्स अ लॉट, दिस इज जितिन इब्राहिम सर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।